और मैं आप तीनों से ये अनुरोध करूंगा कि आप अलग अलग पक्ष, जैसे नदीम की जो बात कही थी आप उसमें आ रहा है, बाहर तो साथियों, जो घटना घटी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिलहाल नदीम भाई ने भी बहुत सी बातें रखी है। मैं जो चीज़ें आ गई हैं उसको छोड़ते हुए कुछ नई चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगा। तो जिस वक्त ये घटना घटी उसके बाद 26 तारीख को हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली से वहाँ पहुँचा और उसके 2-3 दिन बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम भी वहाँ गई। तो वहाँ जाने के बाद पहले दिन तो हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से, उसके बाद एसपी गारंग से जो कुछ चीफ मिनिस्टर के छोटे भाई हैं, और उसके बाद आखिर में कुछ चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से भी मुलाकात की। तो उसमें जो कुछ इशू हुआ था उसको उठाया गया। एक बात जो बहुत स्ट्रेंज लगी वो ये थी कि उस घटना पर वो खेद तो व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पुलिस पे एक्शन के सिलसिले में कोई बात कर रहे हैं। वो फोटो जर्नलिस्ट के बारे में तो बात करना चाह रहे हैं, लैंड इंक्रोचमेंट के बारे में तो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी पुलिस के रोल पर बात की गई तो यही बात कही गई कि नहीं देखिए, पुलिस ने तो सेल्फ डिफेंस में ये चीज़ की। और बार बार वो ये बात करते रहे कि कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों को भड़काया और उसकी वजह से ये सारी घटना हुई। और हम कंटिन्यूस उनको ये पूछते रहे कि लोगों ने भड़काया, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन पुलिस को किसने भड़काया कि वो अनआर्म्ड सिविलियंस पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाए? इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। शुरू में जो मुलाकात एसपी साहब से हुई या डिप्टी कमिश्नर से हुई, वो कंटिन्यूस ये कहते रहे कि सिचुएशन तो नॉर्मल है, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। हमारा प्रश्न यही था कि जब सिचुएशन नॉर्मल है तो 144 क्यों लगाया है, क्यों नहीं जाने देना चाह रहे? तो बस उनका कहना था कि आप जाएंगे तो हम अरेस्ट करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ये कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, विजिट कीजिए। उन्होंने जो बातें की उसमें सारी चीज़ें तो वही थी जो एक पॉलिटिशियन करता है, लेकिन दो चीज़ें बहुत अहम हमको लगी और हम उसको हाईलाइट करेंगे। एक बात तो ये कि चीफ मिनिस्टर ने बहुत एक्सप्लिसिटली ये बात कही कि उनमें से कोई व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं है, वो सारे के सारे हमारे देश के नागरिक हैं और हम उनको कहीं ना कहीं सेटल करेंगे। तो वो ये तो कह रहे थे कि वो इंक्रोचर्स हैं, उन्होंने सरकार की ज़मीन पे कब्जा किया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही, क्लियर कट ये बात कही कि उनमें से कोई भी आदमी बांग्लादेशी नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, खुद चीफ मिनिस्टर भी उसको एटलीस्ट उन्होंने हमारे सामने तो ये बात कही, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जनता और मीडिया के सामने भी ये बात खुलकर कहेंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण हमको लगी वो ये है कि फोटो जर्नलिस्ट के बारे में बात करते हुए, इससे पहले कि हम लोग हिंदुत्व या हिंदू धर्म या इससे सिलसिले में कोई सवाल करते हैं, और हम में से किसी ने नहीं किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने खुद ये कहना शुरू किया कि देखिए, इस घटना का और ये जो सारा चीज़ें हुई है फोटो जर्नलिस्ट की तरफ से, इसका हमारी विचारधारा से, हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। और हम समझते हैं कि जब वो खुद आगे बढ़कर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस रेडिकलाइजेशन को वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का वातावरण है वो इस हद तक चला गया है कि लोग ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं। ये जो चीज़ें नदीम भाई ने कही हैं, तो हमारी टीम भी 27 को वहाँ जिस वक्त पहुँची थी तो वही हुआ कि एक लिमिट के आगे आप कार लेकर जा नहीं सकते, फिर आप बोट से अंदर जाएंगे। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे एक छोटा सा मेडिकल कैंप लगा हुआ था, हम अपने साथ कुछ फार्मासिस्ट लेकर गए थे और उन्होंने कुछ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का और कुछ ऐसी काम की, और उसके बाद हम लोग अलग अलग लोगों से मिले। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो समझ में आई वो ये कि जिस वक्त हम मोइनुल हक के घर पहुँचे तो उनकी डेथ को तकरीबन 3 दिन हो गए थे या 5 दिन हो गए थे। तो वहाँ एक ट्रेडिशन है बंगाल में जिसको वो लोग मुछाविर खाना या फकीर खाना कहते हैं। उसमें होता ये है कि किसी की अगर डेथ हो जाए तो उसके घर वाले गरीब लोगों को जमा करके उसकी ओर से खाना खिलाते हैं, दान करते हैं। तो आप देखिए कि वो फैमिली जिसने अपने बेटे को खोया, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, बिल्कुल वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग आगे आए और उन्होंने उस इलाके के, खुद बहुत गरीब हैं लेकिन अपने से ज़्यादा गरीब लोगों को जमा किया और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनको खाना खिला रहे थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनके बच्चों से मुलाकात हुई, तो ये बात समझ में आई कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 उनके बच्चे हैं, बड़ा बेटा 13 साल का है जो 7th स्टैंडर्ड में है, उसके बाद मंजूरा बेगम उनकी बेटी है जो 3rd स्टैंडर्ड में है, 9 साल की बच्ची, और तीसरा उनका एक छोटा सा बेटा मुक़द्दिस अली 4 साल का है। और उनके पेरेंट्स ने भी ये कहा, बच्चों ने भी कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद उनकी सिचुएशन को देखते हुए SIU ऑफ इंडिया की ओर से हमने ये निर्णय लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपके बच्चों की सारी फ्यूचर एजुकेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेयर करना चाहेंगे।
और उन्होंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस रिक्वेस्ट को कबूल किया। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही है। हम गुवाहाटी में कुछ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि उन बच्चों को भी वहाँ लाया जा सके, साथ ही साथ उनके घर के किसी एक या दो व्यक्तियों के लिए जॉब का भी इंतज़ाम हो जाए, तो वो बच्चे और पूरी फैमिली इंशाल्लाह बाहर आ सकेगी, तो आगे बढ़कर पढ़ सकेगी। शेख फरीद के घर भी जाना हुआ, वहाँ भी यही चीज़ देखने मिली। शेख फरीद अपने घर में सबसे छोटे हैं और जो बात नदीम भाई ने कही तो बिल्कुल वहाँ से लेकर वो वापस आ रहे थे और उनको भी जो है वो गोली मार दी गई। इसके बाद वहाँ स्कूल्स हैं, लेकिन स्कूल्स के साथ आप देखेंगे कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, रोड्स का इंतज़ाम नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटी वगैरह वहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट खुद रिलीफ का भी कोई काम वहाँ पर नहीं कर रही है और एक्सप्लिसिटली उन्होंने हमसे तो ये कहा कि आप लोग चूँकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम जाएंगे तो फिर रेजिस्टेंस होगा, तो आप लोग जाके रिलीफ का काम कीजिए। तो हम समझते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जिसके ज़रिए से जो अत्याचार किया वो तो किया है, अब वो खुद अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाना नहीं चाह रहे हैं कि हम कोई रिलीफ की एक्टिविटी करेंगे। तो ओवरऑल जो परिस्थिति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बात नदीम भाई ने कही, मैं फिर उसको दोहराऊंगा कि अगर हमको 10 लाख 50 लाख रुपए भी दे दिए जाएं तब भी हम ऐसे इलाके में नहीं रह सकते। उस इलाके में वो लोग रह रहे हैं और उन पर जो बर्बरता हो रही है उस पर हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान।